हम सभी लोगों के पास कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो सालों से बेकार पड़ी होंगी। हो सकता है कि आपके पास एक पुरानी चाबी का गुच्छा हो, या शायद जूते की एक पुरानी जोड़ी, या हो सकता है कि आपका कोई ऐसा साथी जो आपकी बकवास से तंग आ गया हो। तो इस चीज को एक तरफ रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वक्त ने जिस कदर हमारी रोजमर्रा की चीजों में बदलाव किया है वो देखने में काफी अजीब और बेहतर भी है। तो चलिए, टैटू से लेकर पेड़ों तक हम कुछ ऐसी चीजों पर नजर डालते हैं जो वक्त के साथ काफी बदल गई। तो डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर या सीडीसी के अनुसार यदि आप अपने दांतों को साफ करने के लिए एक आम टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसे हर 3 से 4 महीने में एक बार बदल लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप रेडिट यूजर हेक्टर डॉलर जैसी परेशानी में फंस सकते हैं। एक दिन पुराना टूथब्रश और 1 साल पुराना हुआ टूथब्रश है। गौर से देखिए इसे। क्या इस आदमी ने अपना टूथब्रश पूरे साल में एक बार भी नहीं बदला? ओ वो घिसे पिटे ब्रसल्स की हालत ऐसी हो गई है भाई कि अब ये ब्रश एक जूता तक साफ नहीं कर सकता। मुंह तो बहुत दूर की बात है। बाप रे, ये देखकर तो मेरे दांतों में दर्द होने लग गया। क्या फ्लोरिडा के ओरलैंडो में स्थित डिज्नी वर्ल्ड की तुलना में दुनिया में कहीं अधिक जादुई जगह है? एक ऐसी जगह जिसने 1971 में खुलने के बाद से ही हर साल लगभग 58 मिलियन पर्यटकों का स्वागत किया है। 50 से अधिक वर्षों से उत्सुक बच्चों और बूढ़ों ने प्रत्येक नए और रोमांचक आकर्षण के लिए रोप्ड वॉकवे पे लाइन लगाई है, और समय के साथ साथ धीरे धीरे रिजॉर्ट के रोप क्लिप के कुछ हिस्से तक घिस गए हैं, जैसे कि ये। इसे इतनी बार डाला और उतारा गया है कि इसके हुक में एक और कांचा बन गया। हाँ, तो अगर इस हुक की दिशा को बदल दिया जाए तो शायद अगले 50 सालों में हुक मिकी के कान जैसा लगने लगेगा। लहरें किसी झील या समुद्र के किनारे से देखने में सम्मोहित करने वाली लगती हैं, लेकिन वे जितने सुंदर और हार्मलेस नजर आती है ना, समय के साथ तटरेखा पर उनके कुछ शक्तिशाली प्रभाव हो सकते हैं। विस्कॉन्सिन में ग्रीन बे के किनारे पर रहने वाले निवासी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वाह, लहरों ने पूरी तटरेखा को पीछे कर दिया और यहाँ से एक बड़ा हिस्सा ले लिया। इस प्रक्रिया को शोर इरोजन कहते हैं, जहाँ लहरों की शक्ति धीरे धीरे तटभूमि को घिसती है, जिससे समुद्र तट के सामने बने हुए कई इमारतों बुनियादी ढांचों के लिए बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है। अब ये फुटेज विशेष रूप से कई वर्षों से घिस घिस के बना हुआ लग सकता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये टाइम लैप्स तूफानी मौसम में सिर्फ 1 घंटे के दौरान लिया गया था। यार, मैं आशा करता हूँ कि इन ग्रीन बे निवासियों के पास कुछ बड़ा लोन ना हो। अब ये सिर्फ तटरेखा नहीं जो अप्रत्याशित रूप से जल्दी से काट सकती है। आपकी माँ ने शायद आपको बताया था कि टैटू परमानेंट होते हैं, इसलिए यदि आप एक बनाते हैं तो इसका सही मायनों में आपके लिए कुछ मतलब होना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर पर हमेशा के लिए रहने वाला है। अब से 10 साल बाद आप ये देखकर शर्मिंदा नहीं होना चाहेंगे कि एक सुपर क्लेश डेंडिलियन जो चिड़िया बन के उड़ रहे हो, या एक एक्स के नाम जो इतना बड़ा है कि इसे छुपाना संभव है। लेकिन सभी टैटू हमेशा के लिए नहीं टिकते। बस इस पर एक नजर डालिए तो एक आदमी के हाथ पर ही टैटू यही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि दोनों तस्वीरें कितने दिनों के अंतराल में ली गई? कुछ साल या कुछ दशक, है ना? आप एक साइज मात्र 2-2.5 महीने के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे विशेष रूप से हथेलियां और उंगलियां बहुत ज्यादा रगड़ की वजह से अधिक घर्षण का अनुभव करती हैं। यहाँ की त्वचा कोशिकाएं खराब हो जाती हैं और जल्दी से बदल जाती हैं, जो कि धीरे धीरे टैटू की स्याही को हल्का कर देती हैं, जिसे नीचे इंजेक्ट किया जाता है। तो हथेली के टैटू हमेशा के लिए नहीं रहते, जो एरियाना ग्रेट जैसे लोगों के लिए अच्छी खबर है, जिन्होंने 2019 में अपनी हथेली पर एक जापानी टाइपो टैटू बनवाया था। आशा करते हैं कि बहुत जल्दी से उतर जाए। बेस्टी, थैंक यू। नेक्स्ट, आप भी जानते हैं वो क्या चीज है जो आप उनको जितना भी उपयोग क्यों ना करें वो कभी नहीं घसेंगे? वो है नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन। कर दिया सब? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरानी इमारतों को लगातार तोड़कर नई और बड़ी इमारतें खड़ी करके शहर का नक्शा बदलने में बस कुछ साल लगते हैं, लेकिन भले ही असली स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाए, उसमें से कुछ नए स्थल अपनी छाप छोड़ देते हैं, जैसे वो इमारतें जो कभी मॉन्ट्रियल में इस सड़क में हुआ करती थी। पिछली इमारतों की ईंटें और यहाँ तक कि उनके अवशेष को भी बगल वाली इमारतों में लगाया गया है, जो एक ईंटों से भरी रूपरेखा बनाती हैं। ये सिर्फ पुराने मॉन्ट्रियल के लिए कोई अनोखी बात नहीं है। ये न्यूयॉर्क में जो 2000 के दशक की शुरुआत में विकास के नए दौर से गुजर रहा था, शहर भर में पुरानी इमारतों के भूत अभी भी देखे जा सकते हैं। क्या आपने कभी हेनान चीन में शाओलिन मठ के बारे में सुना है? ये अपने कुंग फू फाइटिंग शाओलिन भिक्षुओं के लिए प्रसिद्ध है, जो ताकत, दर्द, सहन शक्ति के अद्भुत कार्यों को प्राप्त करने के लिए कम उम्र से लगातार प्रशिक्षण करते हैं। लेकिन एक क्षेत्र जिनमें वो अजीब तरह से निर्दयता से कसरत करते हैं वो है उनकी उंगलियां। अपनी उंगलियों में एक झटके से ही ज्यादा ताकत लाने के लिए वे अलग अलग उंगलियों से लकड़ी और पेड़ों के तख्तों को मारकर प्रशिक्षण करते हैं। समय के साथ उनकी उंगलियां उस बिंदु तक मजबूत हो जाती हैं जहां वे उन पर पुशअप कर सकते हैं और उन पर संतुलन बना सकते हैं, और केवल एक उंगली से नारियल को भी तोड़ सकते हैं। ये एक ऐसा कारनामा है जिसमें लगभग 200 एलबीएस बल लगता है, जो कि एक बॉक्सिंग जैब के समान है। जब एक ही उंगली से कर लेते हैं, वर्षों से ये उंगलियों से पेड़ों में छेद करते हैं, जिनका वे तब उपयोग करते हैं जब तक कि वे सैकड़ों छेड़े पूरे पेड़ के चारों तरफ ना बन जाए। वाह, अगर वे अपनी उंगलियों से पेड़ों में छेद कर सकते हैं तो मुझे यकीन है कि ये लोग कुछ भी रूप से घातक झटके दे सकते हैं भाई।
यदि आपको बागवानी का शौक है तो संभवतः आपके पास कम से कम एक निराई चाकू है। ये भारी शुल्क वाले बागवानी उपकरण है जिसे सीधे जड़ काटने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आपके पिटूनियस को खराब करने वाले खरपतवारों की कठोर जड़ें भी शामिल हैं। लेकिन आप अपने बगीचे को कितनी उत्सुकता से चलाते हैं इस पर निर्भर करते हुए जड़ें इन चाकुओं पर हावी हो सकती। जैसे कि रेडिट यूजर एडले सुल्तान को पता चला, उनके पुराने चाकू का लगभग 5वां हिस्सा उस हद तक घिस गया है जहां वो दांतेदार निराई का सिर्फ ऊबड़ खाबड़ किनारा रह गया है। नई की तुलना में पुराना चाकू उसको देखकर लगता है कि ये मक्खन तक को बीच से नहीं काट सकता, जड़ें तो बहुत दूर की बात है। जब मैं समय की मार से बदली गई चीजों के अधिक प्रभावशाली उदाहरणों की खोज कर रहा था तो मुझे ये एक शानदार दिखने वाली तस्वीर मिली। लगभग 7 साल पहले रेडिट पर अपलोड की गई। ये कील है जिसे धीरे धीरे एक दीवार के माध्यम से उस भारी पत्थर के मायान कैलेंडर द्वारा खींचा गया है जो इस पर लटका गया था। सबसे पहले मैं सोच रहा था कि ये मजेदार तस्वीर है, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन महान हस्तियों कमेंट से भरा हुआ था जो इसकी उत्पत्ति की सच्चाई पर बहस कर रहे थे। वो लोग तर्क दे रहे थे कि इससे समय बीतने का पता नहीं चलता क्योंकि कील मोड़ी हुई होगी, दीवार से नहीं खींची गई होगी। बाकी लोगों ने सुझाव दिया कि किसी ने कील के ऊपर दीवार में एक नकली रेखा बनाई होगी और नकली फोटो को रेडिट क्लाउड के लिए पोस्ट किया होगा। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। जबकि कुछ और लोग ने कहा कि ऐसे हुबहू बिना झुके दीवार के माध्यम से कील को खींचा जा सकता है। यार रेडिट नर्ड्स कुछ और ही हैं, है ना? मुझे लगता है कि बाहर जाके कुछ घास को छूने का समय आ गया मेरे दोस्त। जबकि असली पोस्टर ने इस क्वेश्चनेबल कील के बारे में और कुछ भी नहीं बताया। मेरा मानना है कि कील को ऊपर की ओर ठोका गया था और समय के साथ नीचे खिंच गई। नहीं नहीं तो ये इंटरनेट पर अब तक की सबसे अजीब बात हो सकती है जिसके बारे में किसी ने कभी झूठ बोला हो। यार मुझे पूल खेलना बहुत पसंद है। मेरा मतलब है कि इसमें मैं भयानक हूँ, उन्हीं लोगों की तरह जो पूल से प्यार करने का दावा करते हैं और जहां आपको अपनी नजर गेंदों पर रखनी होती है। मुझे लगता है कि अगर मैं इस बार में कोई खेल खेल रहा होता तो मुझे इस दीवार से अपनी आंखें हटाने की समस्या होती। सालों से बहुत से उत्सुक पूल खिलाड़ियों ने स्टिक को दीवार पे वापस रखने की जगह दीवार की सतह पर घर्षण करके चौक से सना हुआ अंडाकार प्रिंट का एक सेट बना दिया है। खैर भले ही मैं गेंद की टेबल पर हिट नहीं कर सकता, ये जानकर अच्छा लगा कि मुझे इस दीवार से टकराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब आप हाथ धोते हैं तो आप सहज रूप से कौन से हैंडल तक पहुंचते हैं, गर्म या ठंडे? मेरा हाथ ठंडे वाले में जाता है, लेकिन जाहिर तौर पर मैं उन अधिकांश लोगों की तरह नहीं हूं जो सभी हॉट टैप के लिए पहुंचते हैं। सबूत के तौर पर सेंटा फे न्यू मैक्सिको का इस बेसिन को ले लीजिए। बाईं ओर से पीतल के हैंडल को इतने नियमित रूप से छुआ गया है कि ये दाईं ओर के हैंडल की तुलना में इस पर लगी हुई ऑक्सीडाइज्ड परत ही मिट गई है। आपको ये स्पष्ट गर्म और ठंडे लेबल नहीं होने पर विचार करते हुए शायद ये बाएं हैंडल के लिए जाने की आदत हो सकती है। इस मामले में सेंटा फे की आबादी विषम रूप से लेफ्टीज की उच्च संख्या से बनी हो सकती है। पिंडली में साइकिल का पैडल लगने से बड़ा दर्द दुनिया में और क्या हो सकता है भाई। बाप रे, सोच की आत्मा में चोट लगती है। इसके साथ ही मुझे लगता है कि हम सभी इस दृश्य पर एक नजर डाल सकते हैं और शुक्रगुजार हो सकते हैं कि ये इस लैंप पोस्ट के स्थान पर हमारी पिंडली नहीं है। वर्षों से साइकिल चालकों ने अपनी साइकिल को इसके खिलाफ झुका के खड़ा करने की वजह से लैंप पोस्ट के पेट में हजारों पेडल खरोंच के निशान छोड़े हैं, जिनमें से कोई भी इस बिंदु के ऊपर नहीं जाता। ये स्पष्ट रूप से खरोंच का डिवाइडर जैसा लगता है। ये सच में विजन इंप्रेशन है या होगा अगर मैं अपनी पिंडली को इसकी जगह कल्पना करना बंद कर सकूं। बाप रे। हम में से अधिकांश लोग कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसे घर में रहता है जिसके दरवाजे में ताले नहीं लगे होते हैं। इसके बजाय वे पुराने फंसाने वाली कुंडी पर भरोसा करते हैं जो दरवाजे के चारों ओर 360 डिग्री स्वतंत्र रूप से घूमती है। वो लोग जीने की ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक हुक दरवाजे या दरवाजे के फ्रेम पर ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये वाकई में मजेदार है ना? ये एक राइस मिल का बाथरूम है जो कि 1880 से कारोबार में है। जब से ये स्थापित किया गया था हजारों पर्यटक ने हुक को इतनी बार घुमाया कि धीरे धीरे दरवाजे के इर्द गिर्द एक पूरा घेरा बन गया। अकेला ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे ये अजीब तरह से संतोषजनक लग रहा है ना? यदि ये छवि आपको देखकर भी कुछ ऐसा याद आ गया है जिसे आप नहीं जानते थे तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अब मेरा बहुत बड़ा बट है और मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरे से पैंट फटा, कुर्सियां टूटी, आप कुछ भी कह लीजिए, मेरे बट ने ये सब कुछ किया। सच में ऐसा लगता है मैंने अपने जीवन में कभी इस कुर्सी का उपयोग किया होगा। या तो खांचे का ये गाल जैसा सेट एक बहुत ही उत्साही कुर्सी विगलर के कारण बना होगा, या ये एक पुरानी मजबूत कुर्सी हो जिसमें उन दो खांचे वर्षों से सैकड़ों बटों द्वारा बना है। मैं बाद वाली व्याख्या से काफी प्रलोभित हो गया हूँ क्योंकि आप थाइज के हल्के निशान को भी देख सकते हैं। मेरा मतलब है मुझे आशा है कि ये थाइज है या फिर वहाँ कोई ऐसा ना हो जिनके अंडरकोर्स का एक हिस्सा उनके बट जितना बड़ा हो। हालांकि मेरे जैसे कई सौभाग्यशाली लोगों को आनुवांशिक रूप से थोड़े बड़े शरीर के अंग मिलते हैं। हमारे शरीर के कुछ और अंग भी हैं जो कि
उम्र बढ़ने के साथ बड़े हो जाते हैं। और इससे पहले कि आप सभी अपनी विशेष टिप्पणी की बमबारी शुरू करें, नहीं, ये आपका वो अंग नहीं है। यदि आपने श्रृंखला के पिछले भागों पर ध्यान दिया है तो आप सबको पता चल जाएगा कि मैं आपके हाथों के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे हाथ गठिया से होने वाली सूजन या वजन के बढ़ने जैसी कई अलग अलग कारणों के चलते धीरे धीरे बड़े हो सकते हैं, और ये सब बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। जब आप वर्षों से अपने हाथों पर पहने हुए कुछ चीजों को हटाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि शादी की अंगूठी। रेडिट यूजर आइज्ड कुक को यह एहसास हुआ कि जब उन्होंने 40 से अधिक वर्षों से पहने हुए अंगूठी को निकालने की कोशिश की, ये इतनी अच्छी तरह से चिपकी हुई थी कि कोई भी चिकनाई इसको निकाल नहीं पा रही थी। इसलिए आखिर में उन्हें इसको काटने का सहारा लेना पड़ा। ये बिल्कुल कसा हुआ था और उम्र के साथ हमारी स्किन स्वाभाविक रूप से लचीली हो जाती है, जिसके चलते ये उंगली पर एक गहरा निशान छोड़ दिया करता है। आप कह सकते हैं कि इस शादी ने लंबे समय तक चलने वाली अपनी छाप छोड़ी। कहते हैं एक लंबी और खुशहाल शादी की नींव प्यार, मेहनत और समझौता है, लेकिन केक को भी एक महत्वपूर्ण आधारशिला कह सकते हैं। अगर रेडिट यूजर मैक्स हॉक के दादा दादी की तस्वीरों को आप देखें तो 60 से अधिक वर्षों के बाद बाईं ओर वाली शादी के दिन की तस्वीर को फिर से रिक्रिएट करना, आप कह सकते हैं कि ये शादी कई वर्षों से मजेदार रही है। क्या आप नहीं कह सकते? और बहुत सारे केक के साथ मैं ऐसा मानता हूँ। 10 साल में बहुत कुछ बदल सकता है भाई। कपड़े, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि लोग भी पहचाने नहीं जा सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वैसी ही रहती हैं। एक आदमी और उसके कुत्ते के बीच के प्यार की तरह। भले ही 10 साल बीत चुके थे और उसका कुत्ता बड़ा हो गया था। रेडिट यूजर गोडोनडेल इस पुरानी तस्वीर को उसके पहने हुए कपड़ों तक फिर से बनाने में सक्षम हुआ। वही बैकग्राउंड, वही स्वेटर, वही कुत्ता, और देखिए समय के साथ दोनों के बाल भी लंबे हो गए। वाह क्या फोटो है। एक मोमबत्ती के किनारे से मोम को टपकते हुए देखना इतना शांत उदासीन अनुभव है ना। इसके अलावा मोम को छूने और फिर सेट होने के बाद इसे अपने हाथ से छीलने के बारे में कुछ संतोषजनक है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किए गए मोमबत्ती होल्डर से मोम को तोड़ना किसी भी रूप में इससे आधा भी संतोषजनक होगा। इसके ऊपर सैकड़ों मोमबत्तियां जलाई गई हैं और ये मोमबत्तियां घंटे दर घंटे पिघलकर धीरे धीरे बेस के चारों तरफ मोम के टीले का निर्माण कर रही हैं, जो देखने में बिल्कुल निषिद्ध नूडल्स जैसा लग रहा है भाई। घोंगे एक कुख्यात धीमी प्रजाति हैं, जबकि उनमें से कई अपने अंडे से भी छोटे होते हैं जिससे वो पैदा होते हैं, लेकिन वे आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से बढ़ते हैं। इसे प्रदर्शित करने के लिए अफ्रीकी विशालकाय घोंगे से बेहतर और कोई प्रजाति नहीं हो सकती। केवल एक वर्ष में इन घोंगों का वजन कुछ ग्राम से बढ़कर औसतन 500 ग्राम तक हो जाता है। हालांकि वे बहुत बड़े हो सकते हैं। सबसे भारी अफ्रीकी विशालकाय घोंगे के रिकॉर्ड के साथ जो 900 ग्राम है। इनकी तरह भूमि घोंगे जब बढ़ने लगते हैं, उनके खोल के छिद्र धीरे धीरे अधिक से अधिक कैल्शियम कार्बोनेट जमा करने लगते हैं, जिसे घोंगा अपने शरीर पर ग्रंथियों से स्रावित करता है। इसलिए जैसे जैसे इसका मुख्य भाग बढ़ता है, इसका खोल इसे समायोजित करने के लिए बढ़ जाता है, एक बहुत ही आकर्षणीय स्पाइरल पैटर्न बनाकर। इस समय में उनके खोल बड़े और बड़े होते जाते हैं, जैसा कि ये केवल एक वर्ष में 1/2 इंच से बढ़कर 6/2 इंच हो गया। मुझे लगता है कि ये सिर्फ घोंगा गति से चल रहे हैं। यदि आप किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं या काम करते हैं तो आपको सीढ़ियां चढ़ने और उतरने का दर्द पता होगा। अब मैं आपको बड़ा माचोमैन तो नहीं मानता, जब भी हो सकता है लिफ्ट ले लेता हूँ, लेकिन लिफ्ट वाली इमारतों में भी बहुत सारे लोग जिन्हें सही मायने में फिटनेस और मेहनत करना अच्छा लगता है सीढ़ियां चढ़ते हैं। सबूत के तौर पर घिसे हुए फर्श से ज्यादा बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है। सीढ़ियों के पास की सभी जगह को छोड़कर फर्श के केवल ये 2 छोटे हिस्से बुरी तरह से घिस गए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि सैकड़ों लोग यहाँ लगातार चक्कर लगा चुके हैं। और रुको, क्या ये फ्रेंड्स एपिसोड की सीढ़ी का फर्श तो नहीं है? आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। विवाह आहट। मुझे तो हर बार यही लगता है। एक पुरानी अमेरिकी कहावत है कि अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे रखो, जिसे मैं हमेशा सोचता था कि ये एक अच्छी पुरानी कहावत है, लेकिन ये पता चला है कि लोग सच में अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे रखते हैं और ये आमतौर पर उनका दाहिना पैर होता है। आयरलैंड में इस दुकान के फर्श को ही ले लो। वर्षों से काउंटर पर खड़े सेवा प्राप्त ग्राहकों ने फर्श पर ये असमान धब्बे बना दिए हैं। इसमें से 2 सबसे अधिक खड़े होने वाली जगह पे बने धब्बे पूरी तरह से घिस गए। जब जमीन की सतह घिसने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी बता ही सकते हैं कि तस्वीर पुरुषों में बाथरूम में ली गई है, या ये भी हो सकता है कि जब महिलाएं अपना बिजनेस करती हैं तो वे भी अपने पैरों को कुछ ज्यादा ही आगे करके बैठती हैं, जितना कि मैंने सोचा था। मुझे जिम से नफरत है। हाँ, मैंने कहा मुझे वहां की म्यूजिक नहीं पसंद है, रोशनी नहीं पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लोगों को वजन उठाते हुए देखना बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसा है कि वे सब मुझसे बेहतर कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि अगर मैंने इस वजन मशीन की घिसी पिटी हालत पे ध्यान दिया होता तो मुझे इतना खुद को लेकर संकोच महसूस नहीं होता। सालों से अधिकतर लोगों ने हल्के वजन के वाले सेटों को उठाया है, ज्यादा से ज्यादा 50 LBS सेट तक गए हैं, लेकिन गिने चुने किसी ने शायद 130 LBS से आगे बढ़ा है। भाई वो 200 LBS बार को दुखद रूप से सबसे कम उपयोग किया गया है, और अचानक मैं अपनी खुद की कमजोर वर्कआउट प्रेरणा के बारे में सोचकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या आप स्मृति चिन्ह रखते हैं, जैसा कि कुछ खास पल को याद रखने के लिए वो छोटे आभूषण? खैर, रेडिट उपयोगकर्ता
बीडी वॉटसन 1965 के दादाजी के निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा किया। 1945 में वो और उनकी पत्नी टेक्सास से कैलिफोर्निया जा रहे थे और कुछ घंटों के लिए जुआ खेलने के लिए लास वेगास में रुक गए और उन्होंने अपनी यात्रा से 2 चांदी के सिक्के निशानी के तौर पर रखे। बीड वॉटसन की दादी ने उसे अपने पर्स में रख लिया, लेकिन उसके दादाजी ने उसे अपनी जेब में रख लिया। आखिरकार दोनों सिक्के उसे सौंप दिए गए, जबकि उनकी स्थिति ज्यादा अलग नहीं होनी चाहिए थी। 63 साल तक अपने दादाजी की जेब में घिसने और छूने से सिक्का चिकना और घिसा हुआ रह गया था। दूसरी ओर उसके दादी का सिक्का लगभग चमकदार स्थिति में था। परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बीड वॉटसन जाहिर तौर पर घिसे हुए सिक्के को अपनी जेब में रखे होंगे और एक दिन इसे अपने बेटे को दे दिया होगा। उस समय तक मुझे लगता है कि ये डॉलर घिस के 10 पैसे का कॉइन बन जाएगा भाई। परिवार की विरासत के विषय पर रेडिट उपयोगकर्ता एल्टा 1971 ने दावा किया कि उन्हें चौथी पीढ़ी का मिश्रण चम्मच दिया गया था, जो कि कभी उनके महान दादा दादी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। सिवाय इसके ये देख के लगता है जैसे इसका उपयोग एसिड को मिलाने के लिए किया गया हो। ये बाकी का हिस्सा कहाँ भाई। खैर, अफवाह यह है कि अल्टा की दादी की मैरिंग यूज यानी मलाई फेंटने की विशेषता थी और इसलिए अल्टा ने मान लिया कि मिक्सिंग बाउल की चारों तरफ लाखों चक्कर लगाने की वजह से वो घिस गया। अब हैंड मिक्सर से मलाई को फेंटना कठिन है, लेकिन चम्मच से और भी कठिन है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं मानता हूँ कि ये मलाई फेंटने से घिस चुका है, खासकर जब ये एक रॉक्स चम्मच जैसा दिखता है। इन्हें विशेष रूप से तवे के किनारों में घुसने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि खीर में इस्तेमाल होने वाले आटे और तेल को जलने से रोका जा सके। फिर भी मुझे ये विचार काफी पसंद आया है कि कोई व्यक्ति अक्सर इतना आक्रामक रूप से मलाई फेंटता है कि वो अपने धातु की चम्मच को ही घिस दे। ऐसा लगता है कि यहाँ का गुप्त इंग्रेडिएंट्स कोहनी का ग्रीस हो सकता है भाई। जिस तरह से ज्यादातर कंपनियां फर्नीचर का उत्पादन करती हैं वो काफी सीधा है। 40 से 150 साल तक पेड़ उगाएं, उसे काटें, उसके छोटे टुकड़े बनाएं, एक कुर्सी बना लें। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो लगता है कि बस बैठने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन 2007 में एलिस और गेविन मुनरो ने सोचना शुरू कर दिया, क्या होगा अगर वे इसके बजाय कुर्सियां उगा सकें। छोटे लचीले पौधे जिन्हें उनके पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मोड़ा जा सकता है और विभिन्न आकारों में हेरफेर किया जा सकता है। तो क्या होगा अगर वे अपने पेड़ों को कुर्सी के आकार में प्रोत्साहित करें। ये इतना अनोखा विचार था कि उन्हें बस इसे आजमाना था और इसलिए उन्होंने जमीन के एक छोटे से हिस्से पर कुछ विलो पौधे लगाए और तार के फ्रेम की एक श्रृंखला का उपयोग करके अपने आकार का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। पैरों के रूप में 4 पौधों का उपयोग करते हुए जो फ्रेम को संपूर्ण करते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की कि कुर्सी को सचमुच विकसित करने में उनकी विधि को 5 साल से कम समय लगेगा। 2010 तक पौधों ने आखिरकार कुर्सी का आकार लेना शुरू कर दिया और 2011 में उनका पहला प्रोटोटाइप तैयार हो गया था। तब से उनके संचालन का विस्तार हुआ है और अब वे सिर्फ एक ही पौधे को आकार देने के लिए विशेष प्लास्टिक के सांचों का उपयोग करते हैं, क्योंकि 4 अलग पौधों को जोड़ने वाली प्रक्रिया काफी कठिन थी। 2016 तक एक ही पौधे से उगाई जाने वाली पहली कुर्सी तैयार थी और इसमें लगभग 10 साल का समय लगा था। फिर भी ये एक नियमित पेड़ को विकसित करने में लगने वाले समय का एक अंश मात्र है। लेकिन एलिस और गेविन अकेले ऐसे नहीं है जो ट्री चेयर ग्रोइंग मेथड की शक्ति का उपयोग करना जानते हैं। 1987 में पीटर कुक और बेकी नॉर्थ ने कला का प्रदर्शन के उद्देश्य से पौधों को अजीब और अलग आकृतियों में प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित हुए। वो अपने देसी तरीके का इस्तेमाल करते थे जिसे वो पुक ट्रे कहते हैं। एलिस और गेविन की तरह वायर फ्रेम का उपयोग करते हुए उन्होंने वर्षों से पेड़ों को लोगों, शांति चिन्हों और फर्नीचर जैसे अविश्वसनीय रूप से जटिल आकृतियों में प्रशिक्षित किया और जाहिर है कि उन्होंने पेड़ों को एक जीवित कुर्सी में भी प्रशिक्षित करने में अपना हाथ आजमाया। कुर्सी को बढ़ने और बनने में 7 साल लग गए, लेकिन वो इतनी मजबूत और स्थिर हो गई कि पीटर खुशी से उसमें लटक सकता है। क्या सीट है, मेरा मतलब कमाल है यार। क्या आप कभी छुट्टी पर गए हैं और उन अजीब छोटी उपहार की दुकानों से निशानी खरीदने गए हैं? वही जो साबुन और मोमबत्तियों की तरह महकते हैं, जो अजीब फेसेस वाली टी शर्ट बेचते हैं और उन सभी के फर्श इस तरह के होते हैं। वाह, पिछले कुछ वर्षों में हिल्टन हेड द्वीप में इस उपहार की दुकान में इतने सारे पर्यटक आए हैं कि आप असल में देख सकते हैं कि उनमें से अधिकांश ने किन गलियारों में कदम रखा है। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़े हैं या वे उन अजीब बिकनी बोतल ओपनर को देख करके ऐसे ही मुड़ जाने का फैसला करते हैं। मैं उनको दोष नहीं देना चाहता, लेकिन ये सिर्फ उपहार की दुकानें नहीं है जिसके नीचे की फर्श घिस गई हो। ये क्लोथिंग स्टोर चेन फॉरएवर 21 के चेंजिंग रूम में से एक है, जिसे देख के आप ठीक ठाक बता सकते हैं कि अधिकांश ग्राहक आईने में खुद को सबसे अच्छा देखने के लिए कहां खड़े होते हैं और पोज देते हैं, ये देखते हुए कि कितने लोग रोजाना उन क्यूबिकल्स का उपयोग करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे कुछ खुले हुए फ्लोर बोर्ड के पेंट की पतली परत के ऊपर लंबे समय तक चलने वाले फर्श का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि उनके फर्श का हाल उनके कपड़ों जैसा ही है। हम सभी के पास जूतों की वो एक जोड़ी होती है जो देखने में ऐसा लगता है जैसे जन्म से उनको पहना गया होगा। आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वही जिसकी एड़ी घिसी हुई है, तलवे में छेद है। शायद जब आपने उनको खरीदा था तो उनका रंग पूरी तरह से अलग था, है ना? लेकिन एक अलग आकार के बारे में आपका क्या कहना है? जब आपने उनको खरीदा था, जैसे कि स्पष्ट रूप से पुराने और नए डॉग मार्टन बूट,
हाँ, बाईं ओर का बूट नया है, लेकिन दाईं वाला 4.5 साल से अधिक समय तक पहना गया है। न केवल नीचे का सोल पूरी तरह से घिस गया है, बल्कि अगर ये जूते सेम मॉडल के हैं, जैसा कि रेडिट उपयोगकर्ता प्रोन टू वॉन्डर 3 ईयर का दावा है, तो इसे देखकर लगता है कि ये 3 साइज छोटा हो गया है। अब पैर आमतौर पर उम्र के साथ बिल्कुल नहीं सिकुड़ते, तो यहाँ क्या हुआ होगा? इस बात की संभावना अधिक है कि ये तस्वीर सिर्फ एक अजीब एंगल से ली गई है। बाप रे! 2 सेकंड के लिए मुझे चिंता हुई कि मेरे बूढ़े होने पर मेरे पैर तो नहीं सिकुड़ने वाले। यदि आपके पास ऐसी कोई चीज़ है तो आप उसे stories@wowfacts.com पर मुझे भेज सकते हैं। कौन जाने आप इस सीरीज के अगले पार्ट में शामिल हो जाएं। देखने के लिए शुक्रिया।